हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे अपनी विजन IAS की PT 365 जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 18 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बारे में। जानते हैं कि क्यों रहा ये खबरों में। तो वजह ये है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने यहाँ पे जो ऑफिशियल लॉन्च था इनका न्यू इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के लिए उसे पोस्टपोन कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया। क्यों आगे बढ़ा दिया? वही बात, क्योंकि कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है। तो आप समझते हैं कि कुछ बातें जान लें कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आखिरकार क्या है। देखिए, ये ब्रिगेड साइज के होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे आपस में इतने आत्मनिर्भर हैं कि ये यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, ठीक है, लड़ सकते हैं, और ये अटैक्स वगैरह को, स्ट्राइक्स वगैरह को लॉन्च कर सकते हैं अगेंस्ट एडवाइसरी, मतलब एनिमी वगैरह जो भी ओपोनेंट है उसके अगेंस्ट। मान लीजिए कोई भी बवाल होता है, कोई भी हॉस्टिलिटी हो जाती है, तो ये आप समझ लो कि इनको आप जो है वो 12 से लेके 48, मतलब 12 to 48 आवर्स के बीच में आप इनको मोबिलाइज कर सकते हो। बेस करता है, डिपेंड करता है क्या लोकेशन है, कितनी दूरी पे है, लेकिन इतने टाइम में पहुंच जाते हैं ये। उसके बाद ये एक इंटीग्रेटेड यूनिट्स है बॉर्डर के लिए, इनको सब कुछ दिया जाएगा। इनको आर्टिलरी, आर्मर या कॉम्बैट इंजीनियर, सिग्नल यूनिट सब कुछ है इसके अंदर। करंटली अगर मैं बताऊं तो अगर मान लीजिए कोई हॉस्टिलिटी हुई, कोई बवाल हुआ, तो होता क्या है, जो एक ब्रिगेड, मतलब एक सब डिवीजन होती है ब्रिगेड आर्मी के अंदर, तो ब्रिगेड को रुकना पड़ता है। इससे मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ यूनिट्स की वजह से काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। जैसे क्या होता है कि टाइम लिमिट्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं मोबिलाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स के लिए इनको रुकना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, कि मतलब जहाँ पे जिस टाइम से पहुँचना है उसमें थोड़ी देर हो जाती। अब लेकिन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो है ये यहाँ पे दोनों ही ऑफेंसिव रोल भी निभा लेते हैं, और साथ में जैसे मान लीजिए कि क्रॉस बॉर्डर कोई ऑपरेशन करना है तो भी कर लेंगे, और डिफेंसिव रोल भी निभा लेंगे। मान लीजिए कोई एनिमी का अटैक हुआ है तब भी यहाँ पे ये उसके लिए भी काफी कारगर है, और अगर मान लीजिए कि इन्हें कोई काम करना है तो भी है, मतलब दोनों तरफ, मतलब ऑफेंसिव भी डिफेंसिव भी। खुद की तरफ अटैक हुआ है उसके लिए भी बढ़िया है, और अटैक करना है तो उसके लिए भी बढ़िया है। अब हर एक जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है इसे बनाया जाएगा एरिया के हिसाब से, जैसे कि थ्रेट क्या खतरा है उस हिसाब से, क्या टेरेन है, मतलब वहाँ की कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, क्या चलने में चीज़ें ठीक है, क्या रोड है, क्या चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना, माहौल कैसा है, क्या चल पाएंगे, और क्या टास्क है, उस बेसिस पे बनाया जाता है। क्या रिसोर्सेज हैं, इन बेसिस, मतलब तीनों टीज ध्यान रखिएगा, थ्रेट, टेरेन और टास्क और रिसोर्सेज के जो भी दिए जाते हैं, इन 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 जो तीनों ही टीज पे बेस्ड करके वो रिसोर्सेज इनको दिए जाएंगे। और इनको यहाँ पे दे नीड टू बी लाइट सो दे विल बी लो ऑन लॉजिस्टिक्स। इनको थोड़ा सा ना लाइट हो, मतलब इनको लाइट रखा गया है ताकि फटाफट से ये एक से दूसरी जगह चले जाएं, इनमें बहुत ही डिले ना हो, इसलिए इनको लॉजिस्टिक्स वगैरह काफी कम दिए गए, इनके पास इतना ज्यादा सामान नहीं है, समझे। अब हर जो एक ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होता है, जो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है हर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का, ये अलग अलग होता है। मैंने बताया ना अलग अलग होता है, जहाँ पे ये लोकेटेड है ना, वहाँ की टेरेन कैसी, किस एरिया की बात हो रही है, खतरनाक एरिया है तो उस हिसाब से बनाएंगे, आसानी से कनेक्टिविटी है तो उस तरह से बनाएंगे, समझे। अब मान लो कि अगर कोई इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो है वो डेजर्ट एरिया के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे अलग तरीके की चीजें देंगे, अलग तरीके से बनाएंगे कंपैरेटिवली टू ऐसा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो कि माउंटेन्स के लिए बनाया जा रहा हो। मतलब दोनों की जगह के हिसाब से इनको बनाया जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। और हर एक ये जो IBG है इसे हेड करेगा मेजर जनरल। कौन हेड करेंगे? मेजर जनरल हेड करेंगे, और इसके अंदर 5000 ट्रूप्स होंगे, ठीक है। तो बस छोटे से ट्रूप का ये धक्का जाएगा, ये काफी मदद करेगा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट करने में। अब देखिए बात क्या आती है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या है। ये जो डॉक्ट्रिन है ये इंडियन आर्म फोर्सेस की है। इसके अंदर क्या है कि स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट, आराम से ट्रूप्स चले जाएं वेस्टर्न बॉर्डर में विद इन डेज। अगर सिचुएशन कोई ऐसी हो जाती है जो युद्ध कराने वाली हो, वॉर वाली सिचुएशन अगर आ जाए, तो बड़ी आराम से वेस्टर्न बॉर्डर्स तक पहुंच जाएं ट्रूप्स।
ठीक है। तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन यही है। ये डॉक्ट्रिन का उद्देश्य ये है, एम ये है कि हम इंडियन फोर्सेस को अलाउ करें कि आप यहाँ पे अटैक्स वगैरह कर सकें, सस्टेन कर सकें अटैक्स को, वाइल प्रिवेंटिंग अ न्यूक्लियर रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान। तो भाई देखिए, वेस्टर्न में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि यहाँ पे उसका कोई भरोसा तो है नहीं, कभी भी पगला सकता है पाकिस्तान, है ना, तो इसलिए समझ गए, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये रहा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक कहता है मिलिटराइजेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार। क्यों है ये खबरों में, पहले जानते हैं। देखिए, लद्दाख में हमने देखा हमारा चाइना के साथ पंगा हुआ, और इसके साथ यहाँ पे इंडिया ने अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा तेज कर दिया कि हम अपना मिलिट्री प्रेजेंस और बढ़ा दें अपने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। तो अभी से इसी के साथ खबर को और जानना हो जाता है ज़रूरी। देखिए, सरकार ये प्लान कर रही है कि हम यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस की और ज़्यादा बेसिस बढ़ा देंगे, जैसे कि वहाँ पे हम कुछ एडिशनल वॉरशिप दे दें, एयरक्राफ्ट दे दें, कुछ मिसाइल बैटरी दे दें, कुछ और इन्फेंट्री सोल्जर्स वगैरह दे दें। कहाँ पे? स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड अंडमान आइलैंड्स में। दूसरी बात कि रनवेज जो हैं आपके नेवल एयर स्टेशन पे, जैसे INS कोहासा जो कि शिवपुर में है, और INS बाज जो कि कैंपबेल बे में है, इनको रनवेज को और बढ़ा दिया गया है ताकि लार्ज एयरक्राफ्ट के थ्रू कोई ऑपरेशन होता है तो उसको सपोर्ट मिल सके। तीसरा कि इंडियन स्ट्रेटेजिक कमेंटेटर्स ये इवन रिकमेंड कर रहे हैं कि आप यहाँ पे फ्रेंडली फॉरेन नेवीज एक्सेस भी दीजिए, जो हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी नेवीज को भी एक्सेस दीजिए इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की मिलिट्री बेसिस में। अब क्या हमने इतना फटाफट से इन चीज़ों को सुनना शुरू कर दिया, तो क्या वजह क्या है, क्या नीड है मिलिट्राइज करने की अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को? देखिए, पहली वजह तो यही है कि चाइना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रिसेंट ईयर में चाइना ने अपने आप को पूरा बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया है इस इंडियन ओशन रीजन में। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो इन्होंने अपनी सबमरीन को कोलंबो हार्बर पे यहाँ पे एक डिप्लॉय कर दी, यहाँ पे इनकी है। उसके साथ ये नेवल बेसिस ग्वादार और जिबूटी वगैरह में भी बना रहा है। तो ये समझ लीजिए बहुत हमारे लिए दिक्कत का काम है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन बताऊं तो ये जो अंडमान एंड निकोबार की आइलैंड है ना, ये इंडिया को बहुत मदद कर सकते हैं। ये जो इतना बढ़ रहा है ना इस इंडियन ओशन रीजन में चाइना का दबदबा, इससे बचने में, और इस पर्पस को पाने के लिए इंडिया को अंडमान और निकोबार ट्राई सर्विस कमांड को सेटअप करना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये सारे आइलैंड जो हैं वो बे ऑफ बंगाल को डोमिनेट करते हैं, जिसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट सी लेन्स हैं कम्युनिकेशन की। बे ऑफ बंगाल के अंदर तो सी लेन्स हैं ही, बहुत सारे भी बे ऑफ बंगाल से हो गए तो बहुत कुछ गुजरता है, सी लेन्स है। और मोर देन 30% वर्ल्ड का जो सी बॉर्न ट्रेड है ये इस नैरो रीजन से होके ही जाता है। तो समझ लो भैया, ये एरिया तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूं भी इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर 30% इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आ रही है ना, जो 200 नॉटिकल माइल तक है। उसके साथ चौथी और आखिरी बात, बफर जोन। ये आइलैंड एक बफर जोन का काम कर रहे हैं इंडिया और बाकी सारे नेशंस के बीच में, जो कि इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे लिए, इसलिए ये पूरा एरिया हो जाता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इतनी बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पे देख लीजिए, ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है और ये साउथ अंडमान है। नॉर्थ अंडमान में दिगलीपुर बे है, INS कोहासा नेवल हमारा एयर स्टेशन है यहाँ पे। नीचे साउथ अंडमान में देखिए पोर्ट ब्लेयर हार्बर नेवल एयर स्टेशन है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। उसके साथ ये देख लीजिए, फिर लिटिल अंडमान आ गया, फिर 10 डिग्री चैनल यहाँ पे होता है, फिर कार निकोबार ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद निकोबार आइलैंड्स की बात करें, ग्रेट निकोबार की बात करें तो इसमें कैंपबेल बे INS बाज है, ये भी हमारा नेवल एयर स्टेशन है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये 93 NM ग्रेट चैनल, 6 डिग्री चैनल इसको कहते हैं, यहाँ तक ये गया है इंडोनेशिया तक, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बफर जोन का काम कर रहा है इंडिया और बाकी सारे IOR मतलब इंडियन ओशन रीजन के बीच में। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली जाए। इसके अंदर मानेंगे नहीं आप, लेकिन मानना पड़ेगा 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से जो 38 हैं वो अभी भी इनहैबिटेड है ना, यहाँ कोई नहीं रह रहा है। आइलैंड्स जो हैं वो 6 डिग्री
से लेके 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम 92 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, इतना कुछ एक्सटेंशन है इनका। हाईएस्ट पॉइंट सैडल पीक है। हमने जब नेशनल पार्क की शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी थी जो हमने इसके बारे में पढ़ा था, हाईएस्ट पॉइंट है सैडल पीक। बड़े अच्छी तरीके से मैंने नेशनल पार्क की शॉर्ट ट्रिक बताई है, आप देख सकते हैं। ये 732 मीटर की है और ये नॉर्थ अंडमान आइलैंड में लोकेटेड है। यहाँ पे एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का जिसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है, बैरन आइलैंड, और ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर लोकेटेड है और आखिरी बार ये 2017 में फटा था। उसके साथ ये इसके पास कुछ मड वॉल्केनोज भी हैं जो इरप्टेड हुए हैं। मड वॉल्केनो सिचुएटेड है आपका बरतंग आइलैंड में, है ना, थोड़े थोड़े हैं, अलग अलग हैं और बरतंग आइलैंड में देखने को मिलते हैं। उसके साथ यहाँ पे इट हैज ऑफन बीइंग रिफर्ड टू एज इंडियाज अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर टू द ईस्ट। इसको हम लोग इंडिया का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर टू द ईस्ट भी बोलते हैं। अब देखिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करूं तो ये सारे आइलैंड्स इंडिया को काफ़ी मदद कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन के अंदर खुद का दबदबा जो दूसरे बना रहे हैं, खासकर चाइना, उससे हम अपने आप को जो है डिफेंड कर सकें। और इसके लिए यहाँ पे इंडिया ने सेटअप करा है अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विस कमांड को भी। उसके साथ इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारे आइलैंड जो है वो, ये जो आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार, ये बे ऑफ बंगाल का एरिया डोमिनेट कर रहे हैं। अब बे ऑफ बंगाल में समझो, बे ऑफ बंगाल से जो इसके आसपास का सब कुछ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी लेन है। मतलब यहाँ पे 30% से ज़्यादा ही कह लीजिए पूरे वर्ल्ड का जो सी बॉर्न ट्रेड होता है ना, वो इधर से होके गुजरता है इस पतले से इलाके से। इसके अंदर 30% इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आता है, EEZ आता है। ये हमने आपको कल बताया था ना, कल वाले लेक्चर में 200 नॉटिकल माइल्स इसी में ही है। खैर पहले बताया हुआ है, अगर आपने पढ़े होंगे सारे तो आपको पता होगा। उसके साथ चौथी बात आती है बफर जोन की। तो अब देखो भाई, ये आइलैंड्स अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बफर जोन का काम कर रहे हैं ना इंडिया और बाकी सारे इंडियन ओशन रीजन के बीच में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे ये। अब देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ अंडमान है, इसके अंदर हमारा दिगलीपुर बे है और INS कोहासा एक नेवल एयर स्टेशन यहाँ पे है। फिर आपका ये तो मिडिल अंडमान हो गया। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर हार्बर एक नेवल एयर स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। उसके साथ यहाँ पे ये देख लीजिए, ये तो 10 डिग्री चैनल है जो काफ़ी फेमस है। फिर कार निकोबार यहाँ पे आ गया, ये तो बे ऑफ बंगाल इधर है ना, समझ लीजिए ये अंडमान से ही चल रही है इधर। उसके साथ यहाँ पे निकोबार आइलैंड्स आ गए और उसमें ये आता है सोम्ब्रेरो चैनल आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ये दक्कन पैसेज इसको बोलते हैं, दक्कन पैसेज। और यहाँ पे ग्रेट निकोबार में देखिए कैम्पबेल बे, ये INS बाज है यहाँ पे, मतलब नेवल एयर स्टेशन है ये भी, ठीक है। उसके बाद ये तो खैर आ गया ग्रेट चैनल, 6 डिग्री चैनल हो गया ये। फिर हमारे लिए जानना जरूरी है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप के बारे में कुछ बात है। तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि इसके अंदर 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें कि 38 ऐसे हैं जो अभी तक वहां कोई नहीं रह रहा है। आइलैंड जो है ये एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम 6 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से एंड फ्रॉम 92 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। हाईएस्ट पॉइंट इसका बहुत फेमस है, जब मैं नेशनल पार्क्स पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, बड़ी मज़ेदार है। हाईएस्ट पॉइंट है सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक। ये है 732 मीटर पे और ये नॉर्थ अंडमान आइलैंड पे लोकेटेड है। उसके साथ यहाँ पे एक लौता एक्टिव वॉल्केनो जो कि हमारे देश इंडिया का है, वो है बैरन आइलैंड। और बैरन आइलैंड ये लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार के अंदर और आखिरी बार ये 2017 में इरप्ट हुआ था, 2017 में फटा था। इसके अंदर मड वॉल्केनोस भी हैं जो इरप्ट करते हैं। मड वॉल्केनो सिचुएटेड है आपका बरतांग आइलैंड में और ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इनको हम लोग रिफर करते हैं इंडिया के तौर पर, देखें, इंडियाज अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर टू द ईस्ट के नाम से जानते हैं। और अंडमान एंड निकोबार कमांड की बात करें तो ये एक
पहली मतलब ये एक पहला और एक लौता ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है इंडियन आर्म फोर्सेस का। ये इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे यहाँ उसकी पेट्रोलिंग भी करता है, और ताकि यहाँ पे जो है ना टू सप्रेस गन रनिंग, नारकोटिक स्मगलिंग ना हो, पायरेसी ना हो, पोचिंग ना हो, और कुछ मैरीटाइम सर्विलांस वगैरह भी यहाँ से होते हैं, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस भी होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए ये हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के बारे में। क्यों रहा खबर में, पहले ये समझते हैं। तो वजह ये कि रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 से पर्दा हटाया, जो अर्स्टवाइल पहले इसको डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बोलते थे। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस पॉलिसी के कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, इसको अलाइन करा गया है, मतलब बनाया इस बेसिस पे गया है जो हमारे सरकार का आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है उसको ध्यान में रख के, सेल्फ रिलायंट इंडिया को ध्यान में रख के, ताकि यहाँ पे हम इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एम्पावर करें। कैसे? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स के थ्रू, है ना। मतलब अल्टीमेट एम क्या है कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ये हमारा एम है। एम ये है कि हम यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, आसानी से लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकें, सिंपल तरीके से, डेलीगेशन या टाइम कम लगे। अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री फ्रेंडली चीज़ करनी है या आपको कोई बिजनेस करना है, कुछ भी काम करना है, इंडस्ट्री फ्रेंडली प्रोसेस हो और आप आसानी से अपना बिजनेस शुरुआत कर सकें। ये इफेक्ट में आया था अक्टूबर 1, 2020 से, और यहाँ पे ये जो पुराना वाला डिफेंस प्रिक्योरमेंट प्रोसीजर था 2016 का, ये इसको जो है वो सुपरसीड कर रहा है, मतलब इसकी जगह पे ये आ गया है। अब देखिए, जो पहला डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर था, इसे प्रोमलगेट किया गया था 2002 में, 2002 की बात है ये। और तब से क्या होता है ना कि इसको जो है टाइम टू टाइम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, ताकि मेन इनका ध्यान क्या होता है कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है उनको ग्रो करना। अब पहले की बात है, अगस्त 2019 की बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक कमेटी बनाई थी जो कि अपूर्वा चंद्रा के अंदर थी। क्या थी? ऐसी कमेटी थी जो कि अपूर्वा चंद्रा जो है उनके अंदर थी, और इनको एक काम दिया था कमेटी को कि आप डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर बनाइए 2020 का। ठीक है। अब ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर ये इंश्योर कराएगा कि टाइमली एक्विजिशन हो जाए, मतलब यहाँ पे मिलिट्री जो भी यूज करती है, जिन भी इक्विपमेंट को यूज करती है मिलिट्री, वो टाइम से पा जाए। सिस्टम और प्लेटफॉर्म जो भी जरूरत होते हैं आर्म फोर्सेस को, वो भी वो लोग टाइम से पा जाए, ताकि परफॉर्मेंस में, कैपेबिलिटीज में, क्वालिटी स्टैंडर्ड में, सब कुछ तरीके से चीज़ें बढ़िया रहेंगी। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से जो है काम हो सकेगा। और ये कैसे करेंगे आप प्रॉपर जो भी बजटरी रिसोर्सेज एलोकेट हुआ हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, कुछ पैसा जो भी अलॉट करा गया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया, सारा काम अपने टाइम से हो जाए। अब इसके अंदर जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, ये सारा का सारा कैपिटल एक्विजिशन भी कवर करेगा, मतलब काम तो कर ही रहा है, वर्क एंड लैंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर रही है या सर्विस हेडक्वार्टर्स कर रहे हैं, उसके अलावा ये कैपिटल एक्विजिशन भी करेगा, है ना। दोनों ही समझ लीजिए यहीं पे ही इंडिजिनियस सोर्सेज हैं, देश के अंदर सब कुछ होगा। एंड एक्स इम्पोर्ट और एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इक्विपमेंट। अब मेडिकल इक्विपमेंट का यहाँ पे एक्सेप्शन थोड़ा सा दिया गया है, क्योंकि भाई हर चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती। अब ये यहाँ पे बात आती है कि कुछ की पॉइंट्स पॉलिसी के क्या हैं, पहले ये समझते हैं। तो पहला तो है ऑफसेट पॉलिसी रिवाइज। अब ऑफसेट पॉलिसी रिवाइज, तो ऑफसेट क्या है? ऑफसेट क्या है? ऑफसेट पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जो फॉरेन डिफेंस एंटिटीज होते हैं ना, इनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे एटलीस्ट 30% टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का है इंडिया के अंदर वो खर्चा करेंगे। कैसे? कि आप इंडिया से सामान लेंगे, टेक्नोलॉजी मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर आप रिसर्च या डेवलपमेंट एक्टिविटीज फैसिलिटीज यहाँ करेंगे। मतलब अगर आपने यहाँ पे कुछ काम करा है तो 30% तो हमारे देश से ही आप चीज़ें लेंगे। समझे? ये कंडीशन जो है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होती है जिनकी कीमत 2000 करोड़ से ज़्यादा हो, और ये इसलिए है कि ताकि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और अच्छी बन सके। तो यहाँ पे जो ऑफसेट पॉलिसी है उसको और रिवाइज करा गया। दूसरा
कि क्या वेपन्स या प्लेटफॉर्म्स होंगे जो जिनका बैन होगा इंपोर्ट करना, बाहर से मंगवाना जो बैन होगा, इसकी लिस्ट भी नोटिफाई करी गई। तीसरी बात, फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेड स्पेयर्स, इसके लिए क्या था कि जो चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं उसको हम यहाँ बनाएंगे। इसके लिए क्या था, पहली चीज की न्यू कैटेगरी ऑफ बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। दूसरा था रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तीसरा है इसके अंदर रिजर्वेशन इन कैटेगरीज फॉर इंडियन वेंडर्स, मतलब कुछ कैटेगरीज के अंदर आप रिजर्वेशन देंगे इंडियन वेंडर्स के लिए कि यहाँ के लोग उसमें अपना सामान बेच पाए। और चौथा, कुछ दूसरे जो प्रपोज मेजर्स थे, इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि हम आफ्टर सेल सपोर्ट देंगे, है ना, ये पार्ट होगा कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट का, भी आपने कोई सामान ले लिया, ठीक है, उसके बाद भी कुछ खराब आती है तो हम आपका साथ देंगे। हायर इंडिजिनियस कंटेंट, मतलब अगर जो भी आप सामान ले रहे हो उसके अंदर यहाँ से ज्यादा लोग हैं, हमारे देश के अंदर बना ज्यादा लोग हैं। या इंसेंटिव देंगे लोकल मटेरियल के लिए, अगर आप लोकल मटेरियल ले रहे हो तो भाई इंसेंटिव आपको मिलेगा। सॉफ्टवेयर ले रहे हो, साथ में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अंडर ऑफसेट मैंने बताया ना कि भैया यहाँ बनाया 30% देखिए, उसके बाद एक्सपोर्ट भी करने के लिए, तो ये सारी चीजें। उसके बाद इसी के अंदर क्या है कि फॉर टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस टाइमली हो जाए, समय से हो जाए, इसके लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और तेज करा जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, उसके लिए क्या करा गया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सेटअप करा जाएगा। साथ में ट्रायल प्रोसीजर्स को जो है ये काफी सिंपल बनाए जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है लीजिंग। अब लीजिंग में क्या है, किसने एक नई कैटेगरी डाली है लीजिंग की। पहले तो थी बाय एंड मेक कैटेगरी के साथ, यहाँ पे लीजिंग की भी डाली है। क्यों डाली है, क्योंकि बाय एंड मेक में क्या था कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पहले से ही कैपिटल खर्चा, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, तो इसके बदले पीरियोडिकली रेंटल पेमेंट दे दिया जाएगा इसके अंदर। ये काफी यूजफुल होगा मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए जो कि एक्चुअल वॉरफेयर में नहीं यूज होता, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फ्लीट हो गए, ट्रेनर्स हो गए, साइमल्टेटर्स हो गए, है ना, अमंग अदर्स। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। अब ये क्या है, देखिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है ये यहाँ पे देखिए, ये ताकि यहाँ पे इन्हांस करें इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की, मतलब यहाँ पे जो है डिफेंस का सामान जो भी है हम अपने यहाँ ही बढ़ाएं, और इसके लिए ये काम करेंगी। कैसे बढ़ा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे ओवर और यहाँ पे अबव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन बेस, अभी जो है ना उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट करके, तो ये सब काम करेंगी। तो ये हमने बात करी, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ओवरऑल इन्हांसमेंट इन इंडिजीनियस कंटेंट, क्या इन्हांसमेंट हुआ, हमने कितना अपने देश के अंदर चीजें बनाई, कितना हमने फायदा लिया। देखिए समझते हैं, बाय इंडियन IDDM अगर हम कैटेगरी देखें तो ये 2016 में DPP में क्या था कि डिफेंस प्रोक्योर वगैरह में क्या था, मिनिमम 40% थी, लेकिन 20 वाले में इसको 50% कर दी गई। बाय इंडियन की बात करें तो ये 40% पहले थी, लेकिन इंडिजिनियस डिजाइन मिनिमम 50% और अदरवाइज मिनिमम 60% कर दिया गया। बाय और मेक इंडियन की बात करें तो मिनिमम 50% ऑफ मेक था और इस समय भी सेम रहा। लेकिन बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया देखें तो पहले कुछ नहीं था, लेकिन मिनिमम 50% ऑफ बाय प्लस मेक आ गया। और बाय ग्लोबल की बात करें तो पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन मिनिमम 30% जो मैंने अभी आपको बताया इंडियन वेंडर्स का, फॉर इंडियन वेंडर्स के लिए। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक कहता है ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। जानते हैं कि क्यों रही ये पॉलिसी खबरों में, तो वजह ये कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 को यहाँ पे प्रपोज करा। एम ये था कि हम इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो अगले 5 सालों में डबल कर देंगे, हर चीज डबल करनी है तो इसको भी डबल कर देंगे। तो अब ये ड्राफ्ट पॉलिसी क्या है जरा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। पॉलिसी एक समझ लो एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे, जो भी दिक्कतें आती हैं है ना, तो उनको हमें दूर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये तरीके बताएगी कैसे। यहाँ पे फोकस, स्ट्रक्चर और सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ पे थ्रस्ट देखिए, कैसे हम डिफेंस की प्रोडक्शन की कैपेसिटी और बढ़ा दें देश के अंदर, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाए और हम यहाँ पे सेल्फ रिलायंट हो जाए, साथ में जो है एक्सपोर्ट भी हम करने लग जाएं। तो ये पॉलिसी ये बताए किस तरीके से तुम आगे बढ़ोगे, किस तरीके से तुम अपना स्ट्रक्चर बढ़ाओगे।
अब बात आती है यहाँ पे कि करंट स्टेटस क्या है डिफेंस प्रोडक्शन का हमारे देश के अंदर। करंट स्टेटस में पहली चीज बताऊं तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहा 2015 से 19 के बीच में, और रशिया इसका लार्जेस्ट सप्लायर रहा। रशिया से हम सबसे ज्यादा खरीदते रहे। हालांकि रशिया का जो शेयर है इंडियन वेपन मार्केट में ये कम हुआ है, ये 72% पहले था, घट के 56% हो गया है। एस्टिमेट्स ये दिखाते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस ये यहाँ पे करीब 130 बिलियन डॉलर्स तक खर्च कर सकती हैं डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने में अगले 5 सालों में। अब देख लीजिएगा, यहीं से सारी शुरुआत हो रही, तभी तो हम चाहते हैं कि हम अपने यहाँ बना लें। और जो शेयर है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का ओवरऑल डिफेंस प्रोक्योरमेंट में ये 60% है, मतलब इसमें से 60% जो है वो हमें अपने यहाँ से, अपने देश से ही लेना है ना। तो ये अच्छा है ना, अपना घर का पैसा अपने यहाँ रहेगा। अब साइज जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री का है ये माना जा रहा है कि ये ₹80,000 करोड़ है, 80,000 करोड़ है। वाइल जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर का ये इसमें 63,000 करोड़ है, और जो प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है वो भी बढ़ा है, ये 17,000 करोड़ हो गया है इन सालों में। इंडिया एक्सपोर्ट करती है मोर देन 40 कंट्रीज को, 40 से ज्यादा कंट्रीज को। और डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें जो कि 2018-19 में रहा, वो यहाँ पे 10,745 करोड़ का रहा, मतलब ये 700% की ग्रोथ देखने को मिली, 700% इंक्रीमेंट सिंस 2016-17। उसके साथ डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करा जाता है बाय स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ 8,000 MSMEs, है ना। ये जो 8,000 MSMEs हैं काफ़ी सपोर्ट करती हैं डिफेंस इंडस्ट्री को। कैसे? ये बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेंथ एंड वाइब्रेंसी टू द डिफेंस सप्लाई चेन। तो भाई ये सब है। अब यहाँ पे देखते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस पॉलिसी के, थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे टर्नओवर करीब 1,75,000 करोड़ का हमें करना है, ये हमें अचीव करना है। इसमें एक्सपोर्ट हम करें 35,000 करोड़ का एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स में और सर्विसेज में बाय 2025। साथ में हमें डेवलप करना है एक डायनेमिक रोबस्ट एक कॉम्पिटिटिव डिफेंसिव इंडस्ट्री, जिसमें आपका एरोस्पेस और नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी आएगी, ताकि जो भी ज़रूरतें हैं आर्म फोर्सेस की इनको हम पूरा कर सकें, इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स देखें। तीसरा, जो हमारी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस है उन्हें हमें कम करनी है, हमें इंपोर्ट कम करना है ना। अपनी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना है डोमेस्टिक डिजाइन और डेवलपमेंट के माध्यम से। उसके साथ हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है ना। डिफेंस प्रोडक्ट का हम एक्सपोर्ट करें, जो मंगाते हैं अब हम एक्सपोर्ट करें और हम ये ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन का पार्ट बन जाए। और आखिरी में ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ सके, ठीक है, इनोवेशन बढ़िया हो, इंडियन आईपी ओनरशिप बढ़िया हो, रोबस्ट और बढ़े सेल्फ रिलायंट डिफेंस इंडस्ट्री ये जो है अच्छी तरीके से हमारे देश के अंदर हो जाए। तो ये कुछ हमने यहाँ पे बात करी। और टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IAS. For motivational quotes and videos, follow us on Instagram, and also for PDF on Telegram. If you also want to join the membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.